नमस्कार, मैं प्रवीण अलावत हूं। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। कल देर रात को कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की वो घोषणा कर दी है। मेरे साथ इस वक्त बेरी हलके से कांग्रेसी नेता है तस्वीर अहलावत, वो मौजूद है। एक पूरा डिस्कशन मैं इनके साथ करूंगा क्योंकि गुटबाजी को लेकर और लगातार जो टिकटों में देरी हो रही थी, तो हमें ऐसा लग रहा था कि क्या कहीं कोई निराशा तो नहीं है कांग्रेस के नेताओं में कि हुड्डा साहब क्या दबाव में तो नहीं आ गए हैं। तमाम मुद्दों पर पूछूंगा। ये जो 8 लोकसभा उम्मीदवारों की लिस्ट आई है, उसके बाद खुश होंगे आप तमाम लोग जो आप चाहते थे कि आला कमान के सामने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिन्हें चाहें उन्हें चुनाव लड़ाएं, और कुमारी शैलजा को छोड़ के शायद ऐसा लग रहा है कि जितने भी ये कैंडिडेट्स हैं वो हुड्डा साहब की पसंद से ही तय किए गए हैं। क्या कहेंगे जो उम्मीदवारों की लिस्ट आई है? खुश हैं अब आप लोग? पूरी तरीके से खुश हैं, पूरी कांग्रेस खुश है, क्योंकि जो लोगों की मांग थी, जो लोगों की सोच थी, जिस इलाके में जो नेता आज के दिन विनिंग था, उन्हीं लोगों को टिकट मिली है। और हुड्डा साहब ने बिल्कुल एक अच्छी तरीके से तर्क देकर, अच्छी तरीके से नाम रख के और ऐसे कैंडिडेटों को कांग्रेस में जगह दिलवाई है जिससे कांग्रेस का माहौल आज 10 की 10 सीटों को फाइट करने का हो गया। क्या हुड्डा साहब के दबाव में ये हुआ है? क्या वाकई में ये विनिंग कैंडिडेट हैं? और अगर हैं तो इसका पैमाना क्या मानते हैं? क्या तय हुआ? क्या सर्वे से तय हुआ या हुड्डा साहब की पसंद है वो ज्यादा चली? इसमें क्या है, जैसे अब रोहतक लोकसभा दीपेंद्र सिंह हुड्डा से अच्छा कैंडिडेट था ही नहीं। यहाँ तक बातें थी कि बीजेपी जो प्रचार कर रही थी वो भ्रामक प्रचार कर रही थी। रोहतक में कुछ और प्रचार था और हरियाणा के बाकी हिस्सों में और प्रचार था। नेपोटिज्म एक शब्द बार बार मारता है देश में, उससे लोग कहीं ना कहीं उसका सहारा लेकर नफरत भी फैलाई जाती है नेपोटिज्म। लेकिन नेपोटिज्म शब्द जो है, परिवारवाद, वो रोहतक की राजनीति में आके खत्म हो जाता है। पहली बार ऐसा देखने को मिला। अब बीजेपी जब ये रूमर फैला रही थी कि दीपेंद्र हुड्डा आ सकते हैं या भूपेंद्र हुड्डा आ सकते हैं या मैडम आशा हुड्डा आ सकती है और कोई आ सकता है, तो दीपेंद्र हुड्डा के इतर अगर कोई बात होती तो बीजेपी उसमें अपनी ताकत मानती थी कि दीपेंद्र हुड्डा को टिकट ना मिले, किसी और को मिल जाए तो हो सकता है आप लोग कहीं ना कहीं चुनाव में फाइट करने के लिए सक्षम हो जाए। इस लाइन पर चल रही थी। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा के आने से ये चीज़ें खत्म होगी और नेपोटिज्म का जो शब्द परिवारवाद को उस बेस पर जो राजनीति लोग करते थे और उसका सहारा लेकर जो लोगों में एक नफरत बनती थी, परिवारवाद नहीं होना चाहिए, उसको दीपेंद्र ने अपनी कार्यकुशलता से, अपने करैक्टर से, लोगों में अपने इज्जत मान सम्मान से, अपना सादापन से, अपने कामों के मामले को दिखा कर उस चीज को खत्म करने का काम कराया है। और आज रोहतक की जो मांग थी वो दीपेंद्र हुड्डा ही थी। क्या नेपोटिज्म की जो आप बात कर रहे हैं राजनीति में परिवारवाद की, क्या आपका इशारा जो श्रुति चौधरी की जगह रावदान सिंह आए हैं उसकी तरफ है? और क्या ब्रिजेंद्र सिंह की जगह जो जयप्रकाश आए हैं, क्या आपका इशारा उसकी तरफ है कि नेपोटिज्म खत्म किया गया और विनिंग उम्मीदवार आप लोग लेके आए हैं? और वहीं किरण चौधरी ने तो मीटिंग बुला ली है कल, झटका तो आपको लोगों को लग सकता है शायद? ना, उसमें कोई झटका लगने की बात नहीं है। रोहतक सीट से तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ जो प्रचार करे वो खत्म हो गया। दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ से विनिंग कैंडिडेट है और क्लियर मैसेज हो गया। दूसरी सीट शैलजा जी की थी सिरसा से, शैलजा जी की भी सीट क्लियर थी। तीसरी सीट अम्बाड़ा की थी, वरुण मोलाना जी थे, उनके पे भी कोई सेकंड नाम नहीं आ रहा था, वो भी लगभग क्लियर थी। सोनीपत की सीट में जब सर्वे कराया गया और सतपाल ब्रह्मचारी जी को का नाम बार बार में कह रहे थे हुड्डा साहब आगे कर रहे हैं, तो सतपाल ब्रह्मचारी भी विनिंग कैंडिडेट के तौर पर अकेले आदमी थे। जो सोनीपत लोकसभा सीट पर ये हो गया था लास्ट तक आते आते कि अकेले वो ज़्यादा मार्जिन से जिताऊ कैंडिडेट है। और फिर बात आ गई भिवानी की और हिसार की। भिवानी में क्या है, श्रुति चौधरी जो है वो ग्राउंड पे इतनी नहीं रही, उनके ऊपर नेपोटिज्म का वो लेबल लगता है। दिल्ली की में रहना, चुनाव के समय यहाँ जाना। और जो बंसीलाल चौधरी बंसीलाल थे, उनका इतना बड़ा पेड़ जिनको विकास पुरुष के नाम पर जाना जाता है, कहते हैं हरियाणा में, या तो 70 से 80 के दशक में ही काम हुए हैं।
विकास कार्य, या फिर 2004 से लेकर 14 तक अगर इन 20 सालों के काम निकाल दिए जाएं हरियाणा से, तो हरियाणा आज भी वहीं खड़ा है जो आज़ादी के टाइम खड़ा। उनकी भी राजनीति को खत्म कर दिया है किस्म। उनकी राजनीति को खत्म कर दिया किरण चौधरी ने, आप लोगों ने नहीं। नहीं। अब किरण चौधरी ने उस पेड़ को, जो एक भिवानी, एक प्रदेश सत्र का पेड़ था, उसको भिवानी में लाकर रोका। भिवानी में लाकर रोकने के बाद आराम आराम से भिवानी में भी तोशाम तक रख दिया। और तोशाम में भी पिछले चुनाव में तो ऐसी हालत हुई कि ऐसा कहते हैं कि बाढ़ड़ा में नैना चौटाला ने की मदद किरण ने की, और नैना चौटाला ने तोशाम में जेजेपी वालों ने मदद किरण की। एक दूसरा का मदद कर एक विधानसभा चुनाव निकाल लिया गया। तो एक विधानसभा तक उस पेड़ की छाया को पहुंचा दिया, जो मतलब बिल्कुल एक माइनर सी चीज है, और उसमें भी जीत का सारा माना गया। तो वो सीट तो ऑलरेडी हक में थी ये नहीं। उसके बाद फिर आ गई आप जो कहते हो गुटबाजी। भाई SRK भी कह देते हैं, रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा और किरण को कह देते हैं गुटबाजी। गुटबाजी के मामले में भी किरण जो है अपना भिवानी वाले लोगों के साथ उन्होंने धोखा किया। धोखा क्या हुआ, अब वहां के लोगों की ये मांग है कि आज के दिन हुड्डा साहब हरियाणा के सर्वश्रेष्ठ लीडर हैं, उनके साथ लगकर भिवानी का विकास कराना चाहिए। क्योंकि हुड्डा साहब का जब राज था 10 साल का, जब हमने देखा रणदीप सिंह सुरजेवाला पैरेलल चले और वीरेंद्र डूमर का एंटी चलते थे। जींद का इतना विकास नहीं हुआ जितना कैथल का हुआ। जितना हुड्डा साहब ने किया वो तो किया, कॉलेज बनाया, स्टेडियम बनाया, लेकिन लोकल नेताओं ने कभी ये प्रयास नहीं किया कि जींद को उभारा जाए। बस उन्होंने एक जिद रखी, अगर हुड्डा साहब के साथ एंटी चलना है, और रणदीप सुरजेवाला कदम से कदम मिला के चले। कैथल की जो दशा और दिशा जो तय हुई, जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ, वही रोहतक का था। काम के मतलब हुड्डा साहब से इधर चलने में फायदा नहीं है, कोई ये हाँ, कहना चाह ना रहा है। हाँ, फायदा नहीं, गुटबाजी में क्या फायदा। इधर किरण चौधरी खत्म कर दिया जाए, भिवानी में कोई विकास नहीं कर पाई, और आराम से आते आते तोशाम तक। आज हालात ये हो गए, अब जब 2 नाम गए, एक नाम श्रुति चौधरी का, दूसरा नाम रावदान सिंह का। रावदान सिंह का और जब श्रुति चौधरी का सर्वे हुआ, तो वहां के लोगों ने सर्वे के मामले में रावदान सिंह का जो मामला है उसको 70-75% तक ये कहा कि रावदान सिंह विनिंग कैंडिडेट है, जबकि श्रुति नहीं। चाहे वो जातिगत फैक्टर लगा लो आप, चाहे वो जिताऊ के हिसाब से लगा। जातिगत फैक्टर अगर आप देखेंगे तो 5 हल्के तो जाट बहुल्य आते हैं भिवानी महेंद्रगढ़ में। क्या उसमें फिर किरण चौधरी नुकसान नहीं करेंगी? रावदान सिंह कैसे हो जाते हैं अगर जातिगत फैक्टर के हिसाब से? या आप ये सोचते हैं कि जो अहिर वोट है वो रावदान सिंह के साथ है और जो जाट वोट बैंक है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ है? आप ये सोचते हैं? अहिर जाट की बात नहीं है, बात क्या है वहां के लोगों की है। आज हुड्डा साहब का प्रभाव भिवानी में, तोशाम में, बाढ़ड़ा में, दादरी में, उन जितने भी 5 हल्के लगते हैं वहां हुड्डा साहब का प्रभाव सबसे ज्यादा है। आज दीपेंद्र सिंह हुड्डा की जो मेहनत है वो हरियाणा के एक कोने में अगर आप जाकर देखोगे, किसी भी हल्के को उठा के देख लो, वहां दीपेंद्र सिंह हुड्डा को खड़ा कर दो आप, और वहां के लोकल लीडर को खड़ा कर दो। सबसे ज्यादा अगर वहां पर जाकर लोगों के बीच में रहने का काम, लोगों के मुद्दे उठाने का, लोगों से मेल जोल बनाने का काम किया तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया गया। नाम के लिए अगर नाम, अब श्रुति को अगर क्रेडिट दिया जाए बंसीलाल के नाम से, तो हो सकता है वो डिजर्विंग कैंडिडेट हो। बंसीलाल की पोती है, किरण की बेटी है, लेकिन इससे अगर इतर किरण शब्द को हटा दिया जाए, बंसीलाल शब्द को हटा दिया जाए, तो उनका जो चुनाव में दावा रखना, अगर मैं कैंडिडेट हूं और मेरे को टिकट मिलना चाहिए, उसमें परसेंटेज के हिसाब से वो 10% भी महत्व नहीं रखती। जबकि इधर आज के दिन अगर दीपेंद्र सिंह हुड्डा का ये जिक्र किया जाए, दीपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनाव ना लड़ाकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को रोहतक से लड़ाया जाए, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हरियाणा प्रदेश के लीडर हैं, उसके प्रति भी लोगों के मन में ये भावना थी, चाहे 10 वोट से कम जीतते हैं, लेकिन दीपेंद्र जितनी वोटों से जीतेगा उतनी वोटों से भूपेंद्र हुड्डा नहीं जीत पाएगा। एक अपना ओरा, अपना अस्तित्व बनाया। श्रुति चौधरी का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसा उन्होंने कोई काम नहीं किया जिससे उनका पर्सनल अस्तित्व उभर का हो। बांगर की धरती के बड़े लीडर माने जाते हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह, और ये कहा जा रहा था कि खड़गे जी के साथ ये बात तय हुई थी कि आप ब्रिजेंद्र को टिकट देंगे, उसके बाद वो शामिल हुए थे। ये कैसे क्या कुछ एकदम से ये बना? ये तो चौंकाने वाली बात है कि जयप्रकाश जी हैं वो आ गए हैं।
ये कैसे, इसको कैसे क्या माना जाए? इसमें क्या होया, अकबरिंदर डूमर खाजी ने अब ज्वाइन की, इसमें 2-3 चीजें निकल कर आई। एक, अब वो किसान आंदोलन के टाइम पर ब्रजेंद्र सिंह बीजेपी में थे और कोई खास मदद नहीं कर पाई, किसानों की आवाज नहीं उठा पाई। फिर पहलवानों का, बेटियों का आंदोलन होया, उसमें भी उनकी बागादारी सरकार के हक में थी, ज़्यादा पहलवानों के हक में नहीं थी। वो कभी उस प्रोटेस्ट में साथ देने भी नहीं पहुंचे, क्योंकि हक तो उनका था, क्योंकि वो किसान कम्युनिटी की राजनीति करते हैं और पहलवान बेटियां उस क्षेत्र से आते जिसमें जिस राज छोटराम की राजनीति में वो विश्वास रखते हैं, उन्हीं के उससे वो बेटियां थी। दूसरी बात, ब्रजेंद्र सिंह का पहला ड्रॉबैक तो ये हो गया कि उनकी पर्सनल एंटी इनकम्बेंसी थी वहां पे एसआर लोकसभा में। दूसरा, वीरेंद्र डूमर खाजी ने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार दी। उनने, किसी ने फोन किया, एक ऑडियो क्लिप वायरल होगी, उसमें वो कह रहे हैं कि अगर सोनीपत से ब्रजेंद्र सिंह टिकट लेता था, वहां तो उड़ा के 5-5 4-4 एमएलए हैं, वो हरवा देगा। तो लोगों ने ये फिर मैसेज होया, अगर भाई हिसार में भी तो हुड्डा साहब का कद है, हुड्डा साहब का कद अगर सोनीपत में है तो हिसार में भी कद है। जब वहां पे हुड्डा साहब ने जेपी की पैरवी की और ब्रजेंद्र की पैरवी वीरेंद्र डूमर खान सीधे डायरेक्ट होगी, लेकिन उसके बाद विनिंग कैंडिडेट की बात आई तो जेपी के मुकाबले जेपी किसान आंदोलन में भी बहुत भागीदार रहा, पहलवानों के मामले में भागीदार है। और वहां पादमपुर जो चुनाव होया, जो सेमीफाइनल कहते थे स्टेट का, उसमें जीतते जीतते रह गए, इतने बड़े सरकार के षड्यंत्र के बावजूद सेकंड नंबर पे इतनी ज्यादा वोट ली, उससे जेपी का कद बहुत बड़ा हो गया था। जब आदमपुर में ये हाल है तो उचाना, नारनौंद, उकलाना, इन जगहों से प्रोप्रचार से तो बहुत ज्यादा मजबूत है जेपी। तो जो सर्वे हुआ और सर्वे का जो मामला आया, उसमें विनिंग के मामले में ब्रजेंद्र की एंटी इनकम्बेंसी थी। ब्रजेंद्र को हुड्डा साहब या और गुटबाजी का भी डर था, जेपी को ना गुटबाजी का कहीं से डर था। और सर्वे में जेपी से बहुत ज्यादा आगे, जेपी बहुत ज्यादा आगे ब्रजेंद्र से निकल गई। रायपुर अधिवेशन हुआ था, देश भर के कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता हैं, अन्य नेता हैं, वो इकट्ठे हुए थे। तो राहुल गांधी का वहां पे प्रयास था कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा अब सेंट्रलाइज करके राजनीति में उन्हें तरजीह देनी है टिकट देके। तो 3 टिकटें ऐसी हैं, हालांकि बुद्धि राजा का विषय लोग आरोप लगा रहे हैं कि मनोहर लाल के सामने आपने सेफ पैसेज दे दिया मनोहर लाल जी को, उस पर बाद में आएंगे। लेकिन 3 युवाओं को टिकट दी गई है और 50 साल तक का क्राइटेरिया है जो युवाओं का कांग्रेस पार्टी में, जहां तक हमें मालूम है, वो रखा गया। 33% लोकसभा के लिए रायपुर अधिवेशन में तय हुआ था, 50% विधानसभा में युवाओं के लिए तय हुआ था और अगला क्राइटेरिया 75 तक था। तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा और बुद्धि राजा और वरुण चौधरी, वो 33% को राहुल गांधी ने लागू किया है। तो आप जैसे भी जो युवा नेता हैं, क्या इससे एक मतलब एक हौसला मिलता है कि कांग्रेस पार्टी मतलब युवाओं की तरफ भी देख रही है, आगे भविष्य में भी देखेगी? वो तो क्या है भाई साहब, जो रायपुर अधिवेशन होया उसमें ये संशोधन हो गया था पार्टी के प्रस्तावना में। अब जो लोकसभा की टिकटें बटेंगी उसमें 33% भागीदारी युवाओं की रहेगी और कांग्रेस पार्टी में जो युवाओं की उम्र है वो 50 से नीचे ली जाती है और 50 से प्लस है वो अदर हो जाते हैं। तो उसमें ये प्रस्तावना की गई थी कि जो स्टेट चुनाव हैं, विधानसभा के, लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव, उनमें 50% युवा होंगे और 50% अदर होंगे, यानी 50 साल से नीचे के आधी टिकटें और 50 साल से ऊपर की आधी टिकटें। और 33% आरक्षण, 100 में से 33 सीटें होंगी लोकसभा में। उसके मद्देनजर ये टिकट मिली है। इसमें 3 युवा हैं, दीपेंद्र सिंह हुड्डा 46 साल के हैं और वरुण मुलाना जी 42 के हैं, 42 साल के हैं और दिव्यांशु बुद्धि राजा 31 साल। आपके मित्र भी हैं वो? तो हमारे साथी भी हैं। तो खुशी हुई? और पूरी भाई साहब कमाल है, युवाओं को टिकट मिलती है, खुशी नहीं होती है क्या? और एक बात और है ना, खुशी मनोहर लाल जी को भी हुई कि बुद्धि राजा आ गए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये कहा जा रहा है ये सेटिंग हुई है आप लोगों की, मनोहर लाल खट्टर जी को सेव पैसेज देने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ये सेटिंग हुई है। सेटिंग तो कैसे है उसके भाई साहब? अब सिरसा सीट से अगर यूथ को किसी को दें, हाँ, या अंबाला से दें, तो वैसी सीट थी, उसमें वरुण मुलाना को एडजस्ट किया गया। भिवानी सीट थी, फिर हिसार सीट थी, रोहतक सीट थी, फरीदाबाद सीट थी। इनमें समीकरण ऐसे बढ़ रहे थे कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिताऊ कैंडिडेट,
भिवानी से रावदान सिंह, वहां पर कोई युवा नहीं था। एसआर में भी कोई ऐसा युवा चेहरा नहीं था जो फिलहाल राजनीति में इस लेवल पे हो। और फरीदाबाद में महेंद्र प्रताप सिंह जो हैं वो भी विनिंग कैंडिडेट थे। अब सीट बच गई करनाल या गुड़गांव। गुड़गांव जो सीट थी उसमें समीकरण अलग टाइप के हैं, वहां पर अलग टाइप का नेता होगा। अब बच गई करनाल। करनाल में बहुत ज्यादा मेहनत भी कर रखी है और उस एरिया का जो यूथ है वो दिव्यांशु बुद्धू राजा को सूट करता है। उसका कारण है दिव्यांशु बुद्धू राजा पंजाब यूनिवर्सिटी से प्रेसिडेंट चुने गए थे और वहां का उस बेल्ट का जो ज्यादातर बच्चा है या कुरुक्षेत्र में है या पंजाब यूनिवर्सिटी में, चंडीगढ़ में पढ़ता है, फिर वो NSUI के प्रेसिडेंट बने। तो उनने उसी बेल्ट में GT रोड जो बेल्ट है उसी में युवाओं का जो यूनिवर्सिटियों का सर्कल था, रोहतक था, वहां पर दोनों पूरे हरियाणा में मेहनत की। लेकिन उस लिहाज से जहां पर जगह खाली बनती वो करनाल थी। फिर तीसरे आगे अब यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे। इसमें उन्होंने बेरोजगार की बहुत बढ़िया बुलंद आवाज उठाई, खट्टर साहब के सामने बहुत ज्यादा प्रदर्शन करे, पूर्व CM साहब के सामने, मनोहर लाल जी के सामने। और मनोहर लाल जी ने उनको यूथ कांग्रेस का जब वो बेरोजगारों की मांग को लेकर मेहनत कर रहे थे उस टाइम उनको जेल में डलवाया। तो 3 बार यूनिवर्सिटी के प्रधान है, NSUI के प्रधान है, यूथ कांग्रेस के प्रधान है। इससे बड़ा चेहरा यूथ में और क्या दें। और यूथ की एक आदत भी रही है, जब भी कोई नेता यूथ में किसी कद्दावर के सामने लड़ता है तो 90 से 95% यूथ ही जीतता है। आप यूथ को चाहे प्रकाश सिंह बादल जी के सामने लगा लो, सुखबीर बादल का चुनाव वहां देखा आपने, पुराने टाइम पर देखो कामराजा जी को देख लो जो कांग्रेस में होया करते, कितना बड़ा नाम था, एक यूथ ना हराया। अब रोहिंदर सिंह भाटी को देख लो, उनके सामने 80-85 साल का था, वो तो चाहे निर्दलीय कैंडिडेट थे। यूथ जब भी लड़ा है तो चुनाव रिजल्ट जब भी आए किसी कद्दावर के सामने तो 95 या 90%, 90% यूथ ही जीतता है। और मनोहर लाल जी से तो उनका खास लगाव था क्योंकि उन्होंने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, मनोहर लाल जी ने जेल में डाले। अब आमने सामने इस आप एक बात देखो ना, मनोहर लाल जी आज प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके 9.5 साल, एंटी इनकमेंसी होने के कारण और लोगों में अपनी भावना और पैठ ना बनाने के कारण तो CM से हटाए गए हैं। लोगों में रोष था तभी तो CM से हटाए गए हैं। इसलिए आज उनका कद और एक बच्चा जो यूथ जिसका उस कम्युनिटी में पंजाब से लेकर और GT रोड की बेल्ट तक, दिल्ली तक, हरियाणा में पूरे में एक दबदबा है, उसको उसके सामने ले आ गया है तो कितना मजबूत चेहरा है। आज वहां पे 10 से 12 लाख हरियाणा के जो यूथ है वो दिव्यांशु बुद्धू राजा के साथ है। और दूसरी तरफ मनोहर लाल जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं लेकिन कमजोर साबित हो रहे हैं आज के दिन, क्योंकि जब एक झटके में CM पद से हटाया जाता है और करनाल में भी अब उनका पर्सनल एक विधानसभा के लिए उन्होंने करनाल में पंजाबी समुदाय को बुलाया था और वो कोई इस टाइप से बात थी, उन्होंने कहा भाई नायब सैनिक को मदद करो, तो उन्होंने भी ये कह दिया था जी करनाल आपके लिए अलग बात थी, नायब सैनिक जी के लिए अलग बात, हम यहाँ पर मदद नहीं कर पाएंगे। तो उस लिहाज से जिस तरह उनकी एंटी इनकम्बेंसी इतनी देखने लग रही, और करनाल के लिए ये सीट नहीं है, खट्टर साहब की सीट है। करनाल किसानों की बेल्ट है, रोटी का टोकरा जैसे पंजाब कहा जाता है ऐसे किसान। करनाल का आदमी सबसे समृद्ध, सबसे सोच समझ रखने वाला हरियाणा में पहला डेस्टिनेशन अगर वहां देखें डेस्टिनेशन तो वो करनाल है। करनाल अपने आप में है ना खेती का इलाका है। बुद्धू राजा को बधाई दी आपने, फोन करके बातचीत हुई? मैंने बधाई दी थी। तो क्या हौसला मजबूत था? खुश और आश्वस्त और नहीं बोले कमाल हो गया भाई साहब, इतनी वोटों से जीत कर दिखाऊंगा, आप सोच नहीं सकते। हम तो चुनाव में जाएंगे वो देखियो आप, कमाल है। यहाँ रोहतक लोकसभा में ज्यादा फंस रही हैं तो कभी टाइम निकले तो उधर भी एक आधे दिन जाएंगे। फंसे हुए हैं रोहतक लोकसभा में अभी भी या निकल जाएंगे? ना हम तो जीत रहे हैं लेकिन क्या मेहनत के लेवल पे तो भाई साहब हम यहाँ पर लगे हुए हैं। अब एक बात बताओ, यह तो लामणी है, किसान की जैसे लामणी होती है, ये खेत न छोड़ कर कहाँ जाएगा, तो मेहनत तो यहाँ करनी है। लेकिन दीपेंद्र सिंह हुड्डा का काम बोल रहा है यहाँ पर, जो अक्सर बोलता है, उनकी शराफत, उनका तो कोई मुकाबला नहीं। क्योंकि आज हरियाणा में अगर किसी चीज में नेतागिरी का पूरा नॉर्थ इंडिया लगा लो, अगर कोई नेता के तौर पर इज्जत और मान सम्मान से किसी का नाम लिया जाता है तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा का लिया जाता है भाई साहब जी। कितनी सीटें मान रहे हैं इसमें से, कितने पर? आज तो 10 की 10 फाइट है और 6-7 सीट क्लियर है। अब बीजेपी की तरह अगर हम कहें 2 सीट टोटल
फाइट में उनकी 8 हार रहे हैं। हाँ। फिर भी कहते 10 की 10। हाँ। तो ऐसे तो हम 10 की 10 लेंगे, सच्चाई बात तो ये है। चलिए मुझे आप 5 बता दीजिए कि यहाँ पे आप लोग मतलब मजबूत हैं, इस कारण से मजबूत हैं। भाई साहब किसकी घटावा नहीं बताओ, किसकी घटावा? सारे तो मजबूत हैं। वरुण मुलाना उससे मजबूत कोई नहीं। फिर सिरसा आ जाओ। क्यों मजबूत हैं बताइए ना, कि इसलिए मजबूत हैं। अरे युवा है यार, युवा जो आदमी होता है इतना मेहनत करे। फुलचंद मुलाना जी पार्टी के अध्यक्ष भी होते थे, उनका एक प्रभाव है, उनने उस इलाके में मेहनत कर रखी। वरुण मुलाना जी ने वहां पर चित्रा सरवारा जी हैं, उनने बहुत ज्यादा मेहनत करी है। पार्टी निर्मल सिंह जी हैं वहां पे एक अलग। और दूसरी बात, वहां पे थोड़ी बहुत अगर बीजेपी में कोई मेहनत कर रहा था और नेता के तौर पर थोड़ा ये मानते थे कि भाई ये अपने आप को गब्बर कहते हैं अनिल विज जी, अनिल विज जी को भी दरकिनार कर रखा है। वहां लोगों में रोष है। बीजेपी में गिने चुने मामले में अगर विरोधी पार्टी, वैसे तो इतने बड़े नेता नहीं थे, लेकिन अंधा मकाना राजा अगर किसी को कहा जाए तो अनिल विज को कहते थे। मैं गब्बर की देखो लोगों की सुनवाई तो करते थे ना। आज वो भी पार्टी से इस तरह दरकिनार कर दिए गए। वहां के लोगों में एक रोष है, वहां के लोगों ने एक नेतृत्व चाहिए जेन्युइन। उनकी उम्र भी हो चुकी है। बुद्धिराज करनाल की आप बता चुके हैं, करनाल हिसार हो चुकी है, भिवानी महेंद्रगढ़ हो चुकी है, सोनीपत पे आइए आप। सोनीपत एकदम क्लियर सीट है भाई। हाँ। क्योंकि वहां पर सतपाल ब्रह्मचारी जी हैं और सतपाल ब्रह्मचारी जी धार्मिक मामलों में जितना भी, हरिद्वार में कभी आप जाओगे, ऋषिकेश जाओगे, धर्म की नगरी मथुरा वृंदावन जाओगे, जगह जगह उनने जगह जगह पर धर्मशालाएं खोल रखी हैं। 1 रुपए तक किसी का लेते नहीं। ट्रस्टों में सारी दुनिया वहां रुकती है, भंडारे चलते हैं। वो तो एक धार्मिक महात्मा आदमी है। ऐसे महात्मा आदमी हैं, अगर उनके पास ऐसा सोनीपत रोड तक जब दर्पणीपत ऐसा कोई घर परिवार नहीं बचा पाओगे जो उनकी धर्मशाला में ना रुका हो और उन रुकने की व्यवस्था ना करी और खाने की व्यवस्था ना करी हो और मान सम्मान ना किया हो। ऐसे आदमी है, उनका तो एक अलग वर्चस्व है। वो तो सोनीपत की बेल्ट से जब जींद से निकलेंगे तो इतनी लीड लेते हुए निकलेंगे, बिल्कुल सेफ सीट है। दीपेंद्र के बाद दूसरे नंबर की सेफ सीट सतपाल ब्रह्मचारी वाली है। रिलैक्स हुए ना कल जब टिकट आई तो उसको देख के खुशी हुई होगी। हाँ बिल्कुल भाई साहब, जिताओ कैंडिडेट को दी। हाँ। ये एक क्या है, बीजेपी भी कह रही थी पीछे ही, बीजेपी भी कहती थी हम आदमी को देख कर वोट देते हैं, जिताओ को देख कर। हरियाणा में जिताओ कैंडिडेट को। अब की बार जो लोग सोच रहे थे ना धरातल पर, ऐसी टिकटें होनी चाहिए, उनके मन मुताबिक टिकटें आ गई, इसलिए लोगों में जोश है। 10 की 10 क्लीन स्वीप हो जाए। तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू भाई साहब। तस्वीर अहलावत थे और ये खुशी इनके चेहरे पर आप महसूस कर पा रहे होंगे। और ये खुशी जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के जितने भी नेता हैं हरियाणा प्रदेश में, शायद उनके सभी के चेहरे पे होगी, सभी कार्यकर्ताओं के चेहरे पे होगी। क्योंकि कुमारी शैलजा की अगर सिरसा सीट को छोड़ दिया जाए तो कतई भी ये कहना गलत नहीं होगा कि आला कमान ने मोहर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पसंद के उम्मीदवारों पर लगाई है। तस्वीर अहलावत का ये कहना है कि सभी विनिंग कैंडिडेट्स हैं और सर्वे के आधार पे है वो टिकटें दी गई हैं। हालांकि ये तो होता है कि राहुल गांधी भी, जिस प्रदेश में चुनाव होता है तो राहुल गांधी भी अलग से सर्वे हैं वो करवाते हैं। और आखिरी जो टिकटों की घोषणा है, चाहे वो SKR गुट था, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट था, अपने अपने नाम उन्होंने दिए थे, लेकिन अंतिम मोहर है वो राहुल गांधी को आला कमान को लगानी थी। तो तस्वीर अहलावत का ये कहना है ये सर्वे के आधार पे है। और 4 से 5 सीटों पर तो बिल्कुल ये लग भी रहा है कि काफ़ी टफ फाइट है वो बीजेपी को देने वाले हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि हम मतलब उससे ज़्यादा कई सीटों पर है हम वो मजबूत हैं। लेकिन ये अब इतना साफ हो चला है कि अब चुनाव है वो रोचक हो चला है। क्योंकि अभी तक भाजपा के नेता ये लगातार दावा कर रहे थे कि हम मैदान में अकेले हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार कहाँ हैं। तो अब कांग्रेस के उम्मीदवार भी आ चले हैं और यहाँ से ये जो चुनाव है ना वो पूरा मतलब उफान पे पूरा तेजी से है वो उसके बाद चलेगा। शुक्रिया।